आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अध्याय 3 वायु के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो वायु हमारे चारों तरफ होती है। क्या होती है? हमारे वायुमंडल में चारों तरफ जो है वायु पाई जाती है। इसे हम देख तो नहीं सकते हैं। कोई वायु को देख सकता है क्या? नहीं देख सकते, लेकिन एहसास या अनुभव किया जा सकता है। यह जो है सजीवों के लिए आवश्यक होती है। क्या होती है? जितने भी जीव इस पृथ्वी में जी रहे हैं उन सभी जीवन यापन करने के लिए वायु आवश्यक होती है, क्योंकि सांस लिए बिना हम कुछ मिनट जीवित नहीं रह सकते। यदि हम अपना नाक बंद कर दें तो क्या होगी? एक घुटन सी महसूस होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वायु कितनी ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा पृथ्वी का जो तापमान का नियंत्रण करने के लिए और वर्षा का होना, बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आदि ऐसी क्रियाएं होती है जो वायु के बिना संभव नहीं है। क्या होती है? वायु इतना ज़्यादा आवश्यक हमें होती है। और आप सभी कुछ न कुछ ऐसी जो क्रियाएं हैं जिसको अनुभव किए हो। अब देखते हैं वायुमंडल। ये है 3.1 वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि वायु क्या होती है? मिश्रण होती है। वायु बहुत सारे ऐसे धूल के कण या बहुत सारे ऐसे पार्टिकल जो होते हैं जिससे मिले हुई रहती है वायु। आइए देखते हैं कि वायु में कौन कौन से अवयव मिले रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग जो है 78% जो है नाइट्रोजन मिली रहती है। कितनी मिली रहती है? 78% जो है नाइट्रोजन यहाँ मिली हुई रहती है। किसमें? वायु में। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन में जो है 78% जो है वायु में मिली रहती है, और 21% ऑक्सीजन किस में मिली रहती है? वायु में मिली रहती है। और 0.9% जो ऑर्गन है वो वायु में मिली रहती हैं। और जल वाष्प जो है 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिली रहती हैं। इतने सारे जो अवयव हैं वो क्या होती है? वायुमंडल में वायु के रूप में उसमें मिली रहती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें धूल के कण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की सतह पर देखें तो 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। और उस ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बनी होती है। ऑक्सीजन के कितने अणु के? 3 अणु से मिलकर के बनी होती है। अब हम देख सकते हैं क्या ऑक्सीजन की 3 अणु कैसे मिलकर के बनी है उसके बारे में देखते हैं। O+O+O कितना हुआ? 3 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के क्या बनाती हैं? O3 का निर्माण करती है। क्या करती है? O3 का निर्माण करती है। ये क्या होती है? ये हमारे ओजोन परत जो होती है ना, ओजोन परत का निर्माण करती हैं। यह परत क्या होती है? हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती? अवशोषित करती है, जिससे त्वचा में कैंसर के बचाव होते हैं। ओजोन परत जो है जितनी भी पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करती है, जिससे त्वचा में कैंसर के बचाव होते हैं। अब इसके उत्तर दीजिए, वायु में कौन कौन सी गैसें का मिश्रण होती है? हमने अभी पढ़ा कि नाइट्रोजन का होती है 78-78%, ऑक्सीजन का होती हैं 21%, उसमें ऑर्गन होती है 0.9%। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली रहती है 0.03%। तो इस प्रकार
जो है वायु में मिली रहती है। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत हमने अभी पढ़ा कि ओजोन परत जो होती है ये सारी जो हानिकारक गैसें हैं वो क्या कर लेती हैं, ओजोन परत का निर्माण कर लेती हैं और वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, जिससे क्या होती है, हमारी त्वचा में कैंसर का बचाव करती हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन। किसकी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और यह एक प्राणदायिनी गैस जिसको बोला जाता है वो ऑक्सीजन होती है। हम क्रियाकलाप 1 में देख सकते हैं, स्टैंड लेते हैं, क्या लेते हैं, एक स्टैंड लेते हैं, गर्म करने का साधन लेते हैं और मोटे कांच की परख नली लेते हैं और निकास नली लेते हैं और 2 परख नली कार्क रुई और पोटेशियम लेते हैं। मोटे कांच की एक परख नली जिसमें हम चित्र के माध्यम से समझ पाएंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक मोटे कांच की परख नली दिख रही है। परख नली जो है मोटी कांच की एक परख नली लिए हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट लिए हैं। देखो यहाँ पर ये जो दिख रही है ये क्या है, परख नली है जो मोटे कांच के लिए हुए हैं। उसमें हम लोग क्या मिलाए हैं, सोडियम और पोटेशियम परमैंगनेट मिलाए हैं यहाँ पर। और उसके बाद रुई की डॉट यहाँ पे परख नली में लगी हुई है, रुई की डॉट भी लगाए हुए हैं और उसमें कार्क भी जोड़े हुए हैं, जिसमें ऑक्सीजन कैसे आती है उस पानी में हम लोग पता करेंगे। तो मोटे कांच की परख नली में चित्र में देखते रहिएगा। तो मोटे कांच की परख नली में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लिए हैं और उसके अनुसार उसके उपकरण को जमाइए। अब मोटे कांच की परख नली को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं और गर्म करेंगे तो क्या होती है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होती है, एक भाप के रूप में निकलेगी वहाँ से, है ना। रुई, जहाँ पे रुई का डॉट लगा हुआ है वहाँ से क्या होगी, वो हल्का से गैस के रूप में निकलेगी, जिससे क्या होगी, उस टब में जो पानी रखा हुआ है ना उसमें ऑक्सीजन की बुलबुलें नज़र आएंगी। तो हम पता कर सकते हैं ना कि ऑक्सीजन, हम पता कर सकते हैं कि ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, पाई जाती है। ऑक्सीजन के भौतिक गुण देखते हैं। तो ऑक्सीजन के भौतिक गुण क्या है, सामान्य अवस्था, उनमें देखें तो रंग के माध्यम से ऑक्सीजन को भी हम देख सकते हैं और गंध के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन के भौतिक गुण लिखना है। ऑक्सीजन के रासायनिक गुण में क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन के रासायनिक गुण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन गैस के समीप जलती हुई अगरबत्ती को ले जाते हैं तो क्या हो जाती है, तीव्र गति से और जलने लगती है। क्यों जलने लगती है, क्योंकि वहाँ हवा पाई जाती है। हवा, उस परख नली में हवा भरे हुए हैं, हवा को क्या कर, हवा भरे हुए वहाँ पे जो है जलती हुई अगरबत्ती ले जाते हैं, जिससे क्या है, हवा के प्रेजेंट में और ज़्यादा जलने लगती है। अब देखते हैं ऑक्सीजन के उपयोग, कौन कौन से उपयोग होते हैं। श्वसन के लिए होते हैं ऑक्सीजन का उपयोग, पौधों तथा जीवधारू के श्वसन के लिए। और पर्वतारोही जो होते हैं ना, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पर्वतों में चढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेकर के चढ़ते हैं। और गोताखोर भी क्या करते हैं, पानी के अंदर जब घुसते हैं किसी खोज के लिए तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर वो भी रखते हैं और अपने जो है फंसाए रहते हैं नाक में। तो ये क्या होती है, ये सिलेंडर क्या होती है, वो साथ देती है ऑक्सीजन। और दूसरा क्या है, हम जब अस्पताल में देखते हैं तो मरीज वहाँ पे रहती हैं, जिसके नाक में क्या लगाई जाती है, ऑक्सीजन की पाइप लगी होती है। और नवजात शिशु को श्वसन के लिए कठिनाई ना हो इसलिए भी ऑक्सीजन मास्क लगाई जाती हैं। तो श्वसन के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है ऑक्सीजन। दूसरा, वेल्डिंग में देखें तो वेल्डिंग में क्या है, वेल्डिंग में भी ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण के ज्वलन से उत्पन्न ज्वाला का उपयोग धातु को जोड़ने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग देखें, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग। अब हम लोग ऑक्सीजन की बात किए, अब देखते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा है कि वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन गैस होती है? नहीं होती। क्या हमारा जीवन उसी में संभव है? नहीं। वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की सक्रियता को क्या करती है, कम करती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन हमारे लिए
कई प्रकार से उपयोगी होते हैं। नाइट्रोजन के कुछ उपयोग निम्नानुसार है, जैसे यहाँ देखा गया है। पहला, यह पौधों और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक होती है। नाइट्रोजन क्या होती है? पौधों तथा जीवधारियों के लिए आवश्यक होती है। और दूसरा क्या है? नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करती है, नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। अमोनिया से यूरिया में उर्वरकों का उत्पादन होता है। निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा क्या है? इसका उपयोग भंडारण और भोज्य पदार्थों को तरोताज़ा बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो बंद पैकेट में जो हम लोग जलपान सामग्री रखते हैं, जैसे कि आलू चिप्स में जो गैस भरी रहती है, किसकी भरी होती है? उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बिना पके तथा तले पदार्थों का हवा और ऑक्सीजन के संपर्क नहीं होने देती हैं। अब आगे हम बात करते हैं वायु प्रदूषण कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो वायु प्रदूषण क्या होती है? वायु प्रदूषण का अर्थ है कि निलंबित जो कण है, छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, जो अवांछनीय गैस होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे मनुष्य और जीव जंतुओं के सभी को क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। और रोज़मर्रा के जीवन को, जो रोज़मर्रा की होने वाली जो क्रियाएं होती है, वातावरण की वायु किस प्रकार प्रभावित होती है, आइए इसको हम लोग कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। क्रियाकलाप 4 देखते हैं। क्रियाकलाप 4 में आप चित्र देख पा रहे होंगे। यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है। तो क्या करते हैं? एक सफ़ेद कागज़ लेते हैं। क्या लेंगे? एक सफ़ेद कागज़ लेंगे। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? एक सफ़ेद कागज़ ही है। और उसमें क्या किए हैं? वैसलीन लगा दिए हैं। इसमें देखो यहाँ पर वैसलीन लगाए हैं। और उस सफ़ेद कागज़ में वैसलीन लगा करके उसको अलग रखे हैं। फिर दूसरी एक सफ़ेद कागज़ लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं? तेल लेते हैं। एक सफ़ेद कागज़ में हमने वैसलीन लिया, दूसरे में क्या किया? तेल लिया। और दोनों को क्या करते हैं? हम लोग 10 मिनट के लिए कागज़ को क्या करते हैं? बाहर में सुखा करके रख देते हैं। बाहर में सुखा करके रखेंगे तो देखेंगे कि उस वायु में कितने सारे ऐसे निलंबित कण हैं जो वैक्सीन में चिपकेंगे, कुछ तेल में चिपकेंगे। तो इससे हम लोग परीक्षण कर सकते हैं ना कि वायु कितना ज़्यादा प्रदूषित है। सारणी 3.2 में देखते हैं, सिगड़ी के पास भी ऐसे छोटे छोटे जो है निलंबित कण जो होते हैं ना, वो वायु में मिली रहती हैं। चौराहों के पास देख सकते हैं, कारखानों के पास देख सकते हैं, खिड़की के पास यदि आप देखेंगे कि आपके घर में क्या है, खिड़की है जहाँ से सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, तो ऐसा खिड़की बना देते हैं और उसमें क्या होती है? सूर्य की रोशनी आती है। तो सूर्य की रोशनी जब आएगी, इसमें पड़ेगी, तो क्या हो जाएगी कि यहाँ छोटे छोटे ऐसे कण नज़र आएंगे, छोटे छोटे ऐसे कण नज़र आएंगे जो क्या होती है? वायु में मिली हुई रहती है, जिसे हम आसानी से उस प्रकाश के माध्यम से देख सकते हैं कि वायु में इतनी सारे छोटे छोटे निलंबित कण जो है मिले रहते हैं। प्रदूषण की जानकारी प्राप्त करने का एक और तरीका भी है। कौन सा तरीका? आप लोग सब जाते हो उद्यान यानी कि चौपाटी जाते हो, सड़क में देख सकते हैं कितने सारे धूल रहती हैं, वो क्या रहती हैं? वायु में मिली रहती हैं। औद्योगिक स्थल, बहुत सारे ऐसे जो पूजा पाठ की जो स्थल हैं वहाँ पर भी होती हैं। और बहुत सारे फैक्ट्रियाँ भी होती है जहाँ पर देखा जा सकता है। पेड़ों की पत्तियों को एकत्र करने पर हम देखेंगे कि उसमें यदि उस पत्ती को हम लोग उठाएंगे और उस पत्ती को हाथ में लेंगे तो बहुत सारी उसमें क्या रहती हैं? धूल की कण नज़र आती हैं। यदि उंगली में देखेंगे तो उंगली में पूरा धूल लग जाती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वायु प्रदूषण कैसे हो रही है। अब वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो कुछ कारण होते हैं। पहला कारण उसमें से वाहन की है। तो वाहन से कैसे होती है? वाहन का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कार, बस, ट्रक,
है ना, ऑटो रिक्शा, पेट्रोल डीजल से चलने वाली जितनी भी गाड़ी यहाँ पर है वो क्या करती है, ईंधन से चलती है। और ईंधन के जलने से क्या होती है, काफ़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सीसा इत्यादि निकलने लगते हैं। ये गैस मनुष्य के स्वास्थ्य और वनस्पतियों और जंतुओं के लिए भी हानिकारक होती है। शहरों के अलावा वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही, शहरों में क्या होती है, वाहनों की संख्या भारी मात्रा में बढ़ती जा रही है और इस कारण क्या होती है, वायु प्रदूषण का मेन कारण होती है वाहन। दूसरा हम देखते हैं उद्योग में क्या है, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग और उर्वरक उद्योग आदि ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं जिससे क्या होती है, प्रदूषित जो हवा है, जो दूषित हवा है वो क्या होती है, वहाँ से निकलती है और मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जीव जंतु, वनस्पति, इमारतों पर भी बढ़ती हुई जनसंख्या व बढ़ती हुई उद्योग के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी पड़ती जाती है। इसकी पूर्ति बड़ी बड़ी परियोजनाओं भी बनाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं वायु प्रदूषण के क्या क्या बचाव हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के बचाव देखते हैं। तो वायु प्रदूषण के बचाव में पहला देखेंगे कि औद्योगिक संस्था जहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री बनाए जाते हैं उनकी क्या होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए, कम से कम मात्रा में प्रदूषित हो सके ऐसे स्थान होना चाहिए। ऊर्जा उत्पादन के भी क्या होनी चाहिए, प्रदूषणकारी उपयोग, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया इत्यादि उपयोग करना चाहिए। वाहनों की प्रदूषण चेक करना चाहिए कि उस वाहन में ज़्यादा धुएँ तो नहीं आ रहे हैं। सूखे पत्तों और पेड़ों की टहनियों, कागज़ इत्यादि को बाहर में जैसे जला देते हैं तो उसको वहाँ से नहीं जलाना चाहिए ताकि वायु प्रदूषित ना हो। फैक्ट्रियों की चिमनी को ऊंची बनानी चाहिए जिससे कि क्या हो, वो जो निकलने वाले जो धुएँ, हानिकारक जो धुएँ हैं वो हमारे पास ना आए, सीधे ऊपर चली जाती हैं वहाँ से। उसके बाद हम लोग देखते हैं धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति, जैसे कि धूम्रपान से भी क्या होती है, वायुमंडल प्रदूषित होती है। देखते हैं वायु प्रदूषण। धूम कोहरा किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि ज्वालामुखी फटने से बनी गैसें वनों में आग लग जाती है तो उससे क्या होती है, भारी मात्रा में क्या निकलती है, धुआं निकलती है। और वो धुआं क्या होती है, फैक्ट्री की धुआं भी हो सकती है, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन इत्यादि। लकड़ी के जलने से धुआं क्या होती है, बड़ी संख्या में वहाँ से वायुमंडल में क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिससे क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि वायुमंडल में बढ़ जाती हैं। सर्दियों के दिनों में देखे होंगे कि धुएँ की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य प्रदूषण कोहरे पर संयोग पर मोटी परत बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धूम कोहरा के नाम से जानते हैं। यह क्या होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, जिससे बहुत सारे धुएं आपके पास आ जाए तो क्या सांस ले पाएंगे, क्या नहीं, उसमें क्या होती है, दम घुटने लगती है। तो इस प्रकार की जो होती हैं उसे धूम कोहरा कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं पौधा घर क्या है, जिसे बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। सामान्यतः पृथ्वी पर ऊपर पड़ने वाली जो सूर्य की किरणें होती हैं ना, वो क्या होती है, अवशोषित कर ऊष्मा प्राप्त करती है। और यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि जो पौधे हैं वो क्या प्रकाश की अधिकांश मात्रा को पृथ्वी को प्रवर्तित कर देती है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य की जो प्रकाश आ रही है वो वायुमंडल में जितनी पौधे उसको क्या कर सकती हैं, ले सकती हैं वहाँ तक ठीक है, और नहीं ले सकती तो उसको फिर से जो है परावर्तित कर देती है। वायुमंडल की कुछ गैसें इन अवरक्त किरणों की सोख लेती है, जितनी उनको चाहिए वायुमंडल को क्या कर लेती है, वो रोक लेती है और उसके बाद पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती और पृथ्वी में जितनी मात्रा में सूर्य की लाइट चाहिए वो ले लेती हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो अवरक्त किरणों को अवशोषित कर देती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा उन अवरक्त किरणों को रोका जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव आप
आप छोटे से इसमें देख पा रहे हैं कि ठंडे प्रदेशों में पौधों को जीवित रखने के लिए क्या करते हैं, एक कांच के घर कमरे में रखा जाता है जो कांच की दीवारों से ढकी होती है, जो सूर्य के प्रकाश पौधों तक तो पहुंचती है किंतु कांच की दीवारें जो होती हैं ना पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, किसको, अवरक्त किरणों को, सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को परावर्तित कर देती है। अब देखते हैं अम्ल वर्षा क्या होती है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा वायुमंडल की वायु में विभिन्न प्रकार के कारणों से सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिलते रहते हैं। जब वर्षा होती है ना तो वर्षा के जल से ये ऑक्सीजन घुल जाती हैं और वर्षा के जल को सामान्यतः अधिक अम्लीय बना देते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और बारिश क्या होती है, तेज़ी से होती है, नाइट्रिक अम्ल मिले रहती है, क्या मिले रहती है उस वर्षा में, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा उपस्थित रहते हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके, किसके, अम्ल वर्षा के क्या क्या प्रभाव होते हैं देखते हैं। अम्ल वर्षा के कारण पौधे की जो पत्ती होती है ना वो पीले पड़ जाते हैं। जहाँ पर जो पत्तियाँ हैं पौधे की यदि पीली पड़ गई हैं तो क्या कारण है उसका, अम्ल वर्षा हुई है या फिर नष्ट हो जाती हैं। अम्ल वर्षा मृदा और जंगलों को भी नुकसान पहुंचाती है, इससे जल स्रोत भी दूषित हो जाते हैं, मछलियां और बहुत अधिक प्रजाति विलुप्त हो जाती हैं, है ना। और जो है अम्ल वर्षा से भवनों, मूर्तियां इत्यादि पत्थर, संगमरमर से बनी हुई अन्य क्रियाएं भी क्षरण हो जाते हैं, धीरे धीरे करके खराब हो जाती हैं। आगरा में स्थित ताजमहल का क्षरण इसी कारण अम्ल वर्षा के कारण हुई है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल में दाब। वायुमंडल के दाब देखें, हम आगे बात करते हैं वायुमंडलीय दाब। आपने देखा होगा कि जब भी हम गाड़ी में हवा भरवाने जाते हैं, गाड़ी में मतलब टायर में उसके ट्यूब में हवा भरते हैं तो क्या होती है, फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि साइकिल का ट्यूब हो गया, गुब्बारा हो गया। सर्वप्रथम साइकिल पंप की सहायता से साइकिल ट्यूब और गुब्बारा में हवा भरते हैं। अब देखते हैं कि गुब्बारा और साइकिल की ट्यूब क्या होते हैं, फूल जाते हैं। इसका कारण क्या है, वायु में उपस्थित कुछ गैसों के जो सूक्ष्म कण होते हैं ना वो गुब्बारे के और साइकिल के ट्यूब को, दीवारों को टकराती है और उन पर क्या होती है, दाब इतनी, इसी तरह से उसकी जो बाहरी जो जगह होती है ना वायु भर जाती है और वो क्या होती है, उनकी दाब बढ़ जाती है और इस प्रकार चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडल दाब कहलाती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व बढ़ने के कारण क्या होती है, दाब बदल जाती है। तो इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। वायुमंडल में दाब के कुछ प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। एक बोतल लिए हैं और एक गुब्बारा लिए हैं और हम क्या करते हैं, उस नली के माध्यम से हम मुंह के द्वारा उसको हवा दिया जाता है और वो गुब्बारा क्या होती है, फैलते जाती है।